नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास में जिस टॉपिक का अध्ययन हम कर रहे हैं वह है बंगाल में ब्रिटिश राज्य की स्थापना। इसके अंतर्गत प्लासी के युद्ध के बारे में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। जिस काम को प्लासी ने शुरू किया था उसे बक्सर ने समाप्त किया और बंगाल में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के बाद बक्सर ने पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के कार्य को लगभग पूरा किया। प्लासी के युद्ध के पश्चात यह स्थापित हो गया था कि बंगाल में नवाब मात्र अंग्रेज़ों की एक कठपुतली है और किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को भी शासक बना सकती है। और ऐसा ही हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था, लेकिन जब कंपनी को ये अनुभव हुआ कि उसके बने रहने से कंपनी का अधिक हित नहीं हो सकता, तो उसकी जगह मीर कासिम को अगला नवाब बना दिया गया। यह 1760 की घटना है और इसे 1760 की क्रांति भी कहा जा सकता है या कहा जाता है, जिसमें अंग्रेज़ों ने स्वेच्छा से एक नवाब को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे को स्थापित किया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति के बारे में पता चलता है। बक्सर के युद्ध के लिए निम्न कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है। मीर कासिम को जिन उद्देश्यों के लिए नवाब बनाया गया था वह उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के विपरीत एक स्वतंत्र शासक होने का प्रयास करने लगा और इसीलिए उसने अपनी राजधानी को कलकत्ता से मुंगेर स्थानांतरित किया ताकि वह कंपनी के कुप्रभाव से बच सके। मीर कासिम यह जानता था कि यदि उसे अंग्रेज़ों से मुक्त होना है तो उसे अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना होगा और इसीलिए उसने विभिन्न विदेशी सेनाओं के साथ अपनी सेना के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया। मुग़ल बादशाह द्वारा प्रदत्त दस्तक का ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ व्यापारी अपने निजी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे थे और इससे बंगाल को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा था। जब मीर कासिम इसके गलत प्रयोग को नहीं रोक पाया तो उसने कर को ही समाप्त कर दिया और इसे अंग्रेज़ों ने अपने विशेष अधिकार का हनन माना और यह मान लिया कि नवाब उनके विरुद्ध कार्य कर रहा है। इस प्रकार यह निश्चित हो गया कि मीर कासिम को जिन उद्देश्यों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब बनाया था वह उसके विरुद्ध कार्य कर रहा है और इसीलिए लगभग यह निर्धारित हो गया कि दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष आवश्यक है। बक्सर के युद्ध की महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें विभिन्न सेनाओं ने संयुक्त रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध संघर्ष किया था। बक्सर के युद्ध के पहले की दो महत्वपूर्ण घटनाएं 1759 में हॉलैंड चिंसुरा के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी से पराजित हुआ और हॉलैंड की शक्ति को इससे आघात लगा और 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाना
दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी। बक्सर के युद्ध के बारे में ये बताया जा रहा था कि मुख्य रूप से यह केवल बंगाल के नवाब के द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष नहीं था, बल्कि उस समय की महत्वपूर्ण शक्तियाँ बंगाल, अवध और मुग़ल बादशाह ने संयुक्त रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध किया था और इसीलिए इसे इतना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध में बंगाल के नवाब के रूप में मीर कासिम ने युद्ध किया और मुख्यतः तीनों सेनाओं को मिलाने वाला संयुक्त प्रयास करने के लिए मीर कासिम को ही उत्तरदायी माना जाता है और उसी ने अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह से इस बात का आग्रह किया था कि वे ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध उसकी मदद करें, क्योंकि निश्चित रूप से जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में विभिन्न फरमानों और दस्तकों का गलत प्रयोग कर रही थी, उससे मीर कासिम संतुष्ट नहीं था। उस समय अवध के नवाब शुजाउद्दौला की स्थिति अत्यधिक मजबूत थी और मराठों के पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित होने के बाद मुग़ल बादशाह भी उसके पास मदद के लिए शरणार्थी था और शुजाउद्दौला की स्थिति उस समय काफ़ी मजबूत थी। शाह आलम द्वितीय मुग़ल बादशाह था जो चाहता था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो और रॉबर्ट क्लाइव महत्वपूर्ण थे। इस पूरे युद्ध में हेक्टर मुनरो ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया और युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधियां स्थापित करवाने में रॉबर्ट क्लाइव का महत्वपूर्ण योगदान था। बक्सर के युद्ध में निर्णायक रूप से मीर कासिम पराजित हुआ और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय भी सफल नहीं रहे और इसके पश्चात पराजितों के साथ में इलाहाबाद की संधि स्थापित की गई। मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को स्थापित हुई, जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र लेकर मुग़ल बादशाह को दिए और मुग़ल बादशाह के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की आय के साधनों में वृद्धि हुई। इसी प्रकार अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पराजय के पश्चात अवध से इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को स्थापित हुई, जिसके अनुसार कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा के लिए नवाब के खर्च पर एक अंग्रेज़ी सेना अवध में स्थापित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हुई और इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्र पुनः अवध के नवाब को दे दिया गया। इसके पश्चात बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया गया, जिसे डायरकी कहा जाता है। इसमें दीवानी की व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी और शासन का काम नवाब के हाथों में था।
द्वैत शासन का सबसे नेगेटिव पॉइंट ये था कि जहाँ सारे रेवेन्यू को एकत्रित करने का कार्य कंपनी के पास था, वहीं शासन की सारी जिम्मेदारी नवाब को दे दी गई और स्वाभाविक था कि यह व्यवस्था अधिक समय तक नहीं चल सकती थी और बंगाल में 1765 से 1772 तक द्वैत शासन स्थापित रहा। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जहां प्लासी के युद्ध में केवल बंगाल का नवाब पराजित हुआ था, वहीं बक्सर के युद्ध में उस समय के 3 शक्तिशाली शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध संघर्ष किया और वे निर्णायक रूप से इस युद्ध में पराजित हुए और इसीलिए बक्सर के युद्ध को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और आधुनिक भारत के इतिहास में इसे विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि जहां प्लासी के युद्ध में विजय के पश्चात वे केवल बंगाल के शासक बने थे, वहीं बक्सर के युद्ध के पश्चात वे लगभग पूरे उत्तरी भारत के शासक बने। इसीलिए अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि वह कार्य जिसे प्लासी के युद्ध ने प्रारंभ किया था, उसे बक्सर के युद्ध ने पूरा किया।